तरीके से उस पर अमल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। रणनीति बहुत ही आवश्यक है आपको अगर किसी में सफल होना है तो। वेरी गुड साईं बाबा, वेरी गुड अवधेश कुमार। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। छत्रपाल सिंह सर, इंस्पेक्टर एग्जाम नज़दीक आ गया है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम सही में नज़दीक आ गया है। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल 1 महीने तो लगेंगे ही कंडक्ट कराने में, और तब तक जो है लमसम अगर आप लोगों ने ई बुक लिया है तो कवर हो जाएगा। बाकी वहाँ नियम और जो माइनर एक्ट नहीं हुआ है उसे लाइव क्लास के ज़रिए और इसी तरीके से आपके पास पहुँचा दिया जाएगा, ताकि आप समय से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। बस यही 2 पार्ट छूट रहा है, वर्किंग ऑफ रेलवे, क्राइम इन रेलवे, इन सब चीज़ों का जो है डिमांड आ रहा है। आपको बता दें कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। वर्किंग ऑन रेलवेज के सवाल जो है डैमरेज, वारपेज, ये रेलवे एक्ट में कवर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्लास में। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। अब लाइक करते जाइए, सारे लोग लाइक करिए। जो भी लोग जुड़ गए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है छत्रपाल जी, अब क्लास को शुरू करते हैं हम। चलिए तो फिर एक बार नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेल सुरक्षा बल नियम के अध्याय 4 को पढ़ेंगे। इस अध्याय 4 में जो है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शक्तियां और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो किनके शक्तियों के बारे में बताया गया है, तो सिंपल सा आप अगर ऊपर से लीजिए तो हायरार्की में लीजिए, सबसे ऊपर डीजी महोदय के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। और अगर आप थोड़ा जाएंगे तो फिर जोनल लेवल पर पीसीएससी के अंडर जो स्टाफ ऑफिसर है और बाकी जो सुपीरियर ऑफिसर है, इन सब लोगों का क्या है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। अगर मैं आपको ये कहूँ तो फिर आप डिवीजन लेवल पर आएंगे। डिवीजन लेवल पर आने के बाद क्या है, डीएससी के पावर के बारे में बताया गया है। डीएससी के पावर के बाद जो है आपको जो भी सुपीरियर ऑफिसर और भी हैं जोनल में, जैसे एएससी वगैरह है, उनका क्या होगा पावर। आरपीएसएफ में क्या पावर है पीसीएससी का, आरपीएफ के जो पीसीएससी है, फिर आरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर का क्या पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब इस तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है ये चैप्टर। इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण नियम है उन नियमों को सबसे लास्ट के स्लाइड में एक हायरार्की बना करके दिया हूं, मैं एक फॉर्मूला बना दिया हूं ताकि आप आसानी से याद कर पाएं। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर रूल याद नहीं हो रहे हैं, एक्ट याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं सोचा कि कुछ ना कुछ ट्रिक आपको उस अनुसार दिया जाए। आप मेरे पास आए हैं कि आप याद रख पाए, तो अंतिम में आपको वो मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग रूल से गो थ्रू होते हुए जाएंगे। ज़्यादा कुछ डिस्कशन इसमें हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फैक्चुअल पार्ट है जहाँ से सवाल जो है बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला जो नियम था ये नियम 25 से शुरू होता है। आपको जो अध्याय 4 है वो नियम 25 से शुरू होता है और नियम 44 तक जाता है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग का पार्ट शुरू होता है। तो जो अध्याय 4 है वो सबसे पहले आप ऐसे करके याद रखिए, अध्याय 4 25 नियम से शुरू होता है और 44 रूल तक जाता है। मतलब चैप्टर 4 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 डिस्क्राइब्स फ्रॉम रूल 25 टू रूल 44। मैं कहीं पर बाइलिंगुअल यूज करूंगा क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि सर थोड़ा सा इंग्लिश का भी आप उपयोग बीच में कर लिया करिए। चलिए तो देखते हैं रूल 25 में क्या है। ये एक कॉमन चीज दिया है 25 में, क्या ये कॉमन रूल है। इसमें ये बताया गया है जनरल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। मतलब कि नियम 25 में ये जनरल नियम है। इसमें आपको क्या दिया गया है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों की साधारण शक्तियां और उत्तरदायित्व क्या है। तो जैसे ही साधारण वर्ड जुड़ेगा, साधारण शक्ति और उत्तरदायित्व, तो आप 25 नियम को याद कर लीजिएगा। मतलब जनरल वर्ड आ जाएगा, जनरल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नियम 25 में। अब इसमें क्या है कि इसमें कहता है कि सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द फोर्स शैल एक्सरसाइज सच एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर ओवर द मेंबर ऑफ द फोर्स प्लेस्ड अंडर देयर कमांड
as are specified in Schedule 2 to 4 and such other powers as are conferred on railway servant of equivalent rank by any rules relating to such servant and discharge such responsibilities as are specified in these rules or may be specified in any direction issued by the central government or the director general in this behalf। सीधा सा बात इसमें क्या है, जो भी उत्तरदायित्व और शक्तियां हैं जनरल सुपीरियर ऑफिसर की, तो जो डीजी महोदय उनको देंगे और चाहे केंद्र सरकार उनको निर्देशित करेगी, जिस प्रकार का डायरेक्शन देगी, वो सारे जो हैं अपने अपने पावर को इसमें यूज करेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें वैसे समझने वाली चीज़ें नहीं है। अब आते हैं हम लोग नियम 26 में। नियम 26 जो है, आपको बता दें कि नियम 26, नियम 27 और नियम 28, ये तीनों नियम जो है डायरेक्टर जनरल के पावर से कनेक्ट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए अगर कॉपी पेन लिए हैं तो एक ट्रिक आपके लिए बन जाएगा कि नियम 25 जो है वो क्या है, वो साधारण है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर ऑफिसर का, इसमें सभी लोग आ जाते हैं। और इसमें क्या कहा गया है, नियम 26 स्पेसिफाइड करता है डायरेक्टर जनरल के पावर को, 27 भी डायरेक्टर जनरल के पावर को स्पेसिफाइड करता है और नियम 28 भी जो है डायरेक्टर जनरल के पावर को स्पेसिफाइड करता है। तो जो नियम 26 है इसमें जो है डायरेक्टर जनरल के किस पावर को कहा जाता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है महानिदेशक के। किसके? महानिदेशक के। कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द रेलवेज, मतलब कि डीजी महोदय के सिक्योरिटी ऑन रेलवेज, मतलब रेल की सुरक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके बारे में जो है नियम 26 बताता है। अब नियम 26 में बहुत सारे क्लॉज हैं, अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं, क्योंकि क्लॉजेस में से सवाल यहाँ से नहीं बनेंगे, ये जनरल चीजें हैं, कॉमन सेंस की चीजें हैं कि जो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, रेल में किसी प्रकार की क्षति, किसी प्रकार का सुरक्षा, संपत्ति, रेल संपत्ति की बेहतर सुरक्षा, ये सारा काम क्या करेंगे, ये डायरेक्टर जनरल इसमें देखेंगे। और क्या देखेंगे, वो एडवाइस भी करेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या, कि the state government and the zonal railway administration on all matters connected with railway security and handle all references concerning police including railway police received from state government or other ministries of the central government। मतलब कि वो समय समय पर जो है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी देखना है तो जोनल लेवल पर उनका एक है, तो जोनल लेवल पर पीसीएससी को वो बताएंगे, साथ ही साथ केंद्र स्तर पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। फिर जो है जोनल लेवल में विभिन्न राज्यों के अंदर जोने हैं तो राज्य सरकार से भी वो समन्वय रखेंगे। ये सिक्योरिटी से संबंधित है। बाकी जो पॉइंट है कि रेल संपत्ति के संरक्षण और उसकी सुरक्षा में तथा उनके विरुद्ध अपराध का मुकाबला करने में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ अपने कानूनी कर्तव्यों और कृत्यों के बारे में बल की उपलब्धियों के संबंध में एक मासिक समीक्षा तैयार करेंगे और सभी ऐसे अन्य कार्य जो अधिनियम और नियमों के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है उन्हें अनुषांगिक करेंगे। उसके बाद जो 26 का क्लॉज 2 है, इसमें भी महानिदेशक उपधारा 1 में जो भी उत्तरदायित्व को प्रभावी निर्वहन करने के लिए उनको आवश्यक होगा उन सब चीज़ों को करेंगे। जैसे कि क्या होता है, बार बार हम पोस्ट का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने से क्या होता है, सीनियर जो अधिकारी हैं सुपीरियर ऑफिसर वो निरीक्षण करते हैं ताकि पोस्ट सही ढंग से चल सके, वहाँ का कार्य, वहाँ की मेंटेनेंस वो अच्छे तरीके से हो, डाक मेंटेनेंस अच्छे से हो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस अच्छे हो, तो ये सारी चीज़ें डीजी महोदय करेंगे। उसके बाद जो है नियम 27 कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब ये प्रशासनिक पावर है। प्रशासनिक पावर में क्या है, ट्रांसफर वांसफर ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं और साथ ही साथ भर्ती करना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही है। तो यहीं पर कहा गया है डायरेक्टर जनरल क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे ऑल एक्सिक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन रिलेशन टू द फोर्स एंड इट्स डिप्लॉयमेंट। वो जो है सभी कार्यपालक और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करेंगे उसमें बल के अभियोजन के लिए। उसमें क्या है, एक तो अरेंज रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एंड सब इंस्पेक्टर, जो कि बल का जो सहायक कमांडेंट है और जो आपको जो है उप निरीक्षक, इन पदों के भर्ती की व्यवस्था करेगा जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। मतलब सीधी भर्ती से जो आने वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया।
सीधा है। फिर ट्रांसफर पोस्टिंग, ये एडमिनिस्ट्रेशन का बात हो गया। फिर हो गया कि जो हम लोग ट्रेनिंग में करते हैं, अभ्यावेशित बल सदस्यों के चयन करने के लिए जो पाठ्यक्रम होगा उसके बारे में होगा। फिर उसके बाद जो है हम ट्रेनिंग में जाएंगे, तो ट्रेनिंग में जाने के बाद जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके लिए भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे कि वो सारा गाइडलाइन आपको देंगे कि इस तरह से ट्रेनिंग कराई जाए, ये की जाए। साथ ही साथ ऑल इंडिया बेसिस पर इंस्पेक्टर का कंपाइलेशन रहेगा। सुपीरियर ऑफिसर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका भी सूची तैयार करके रखेंगे। तो ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क है डीजी महोदय का, वो नियम 27 में जो है उनको दिया गया है। आप जो है नियम 27 को ध्यान से किताब में देख लीजिएगा, ये उसी से संबंधित है। सीधा आपको बस इतना याद रखना है कि नियम 27 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ जनरल, डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया गया है। तो नियम 27 तक आपको समझ में आ गया है, तो एक बार वाई टाइप करें, साथ ही साथ सारे लोग जुड़ जाएं, लाइक करें। जय हिंद सर, मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं कि नहीं। अखिलेश जी आप तक अभी तक चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं, वेरी गुड। उसके बाद जय हिंद सर, मैं सीआर भुसावल से बात कर रहा हूं सर, 72 रूल कब वैकेंसी निकल सकती है? इस साल निकल जाएगी, 70 रूल की लास्ट वैकेंसी है। कुंभकार जो है, जो कमेंट कर रहे हैं उनके लिए, कि इस साल जो है 70 की हेड कांस्टेबल से एसआई लास्ट भर्ती है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें अब 72 पर ही टिकती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं जुड़ा हूँ जी? शिवप्पा राठौड़ आप जुड़ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। उमेश वर्मा वेरी गुड। कन्वर पाल मीना, यस ठीक है, वेरी गुड। टिंकू ई रेलवे, अच्छा ईस्टर्न रेलवे, जय हिंद ठीक है। छत्रपाल वेरी गुड, समझ में आ गया। नंद किशोर वेरी गुड, आपको भी समझ में आ गया। प्रदीप श्रीवास्तव वेरी गुड, आपको भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे। कुंभकार थैंक यू सर। प्रिंस सांगवान यस यस वेरी गुड। मोहन गढ़वी यस। चलिए, तो यहाँ तक 27 तक आप समझ चुके हैं। नियम 28 इंपॉर्टेंट है। नियम 28 में क्या है कि पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल टू इशू डायरेक्टिव्स। तो मैंने आपको क्या बताया, 26, 27 और 28 डायरेक्टर जनरल से संबंधित है। तो जो 28 नियम है, इस नियम में डायरेक्टिव इशू करने के पावर के बारे में बताया गया है। मतलब निर्देश देने की महानिदेशक की जो शक्तियां हैं, जिसके तहत की डायरेक्टिव अभी तक निकाला जाता था, लेकिन फिलहाल में बल में चेंजेज हुआ है और डायरेक्टिव को अब नहीं निकाला जाएगा। डायरेक्टिव स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जो है निरस्त कर दिया गया है। अब उसकी जगह मैनुअल को फॉर्मेट में लाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि फिर जो ये मैनुअल वाला चीज़ तो कहीं लिखा नहीं है। तो मैनुअल आया कहाँ से? मैनुअल भी इसी का बाई पार्ट है। इतना जान लीजिए, मैनुअल भी इसी का बाई पार्ट है कि किस तरीके से जो है, अगर आपको बल को कार्य कराना है, महानिदेशक महोदय को बल को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर निर्देश देने होंगे, तो उस निर्देश को अब जो है मैनुअल के फॉर्म में फॉर्मेट कर दिया गया है। तो सीधा सा बात यही है कि जो नियम 28 है वो महानिदेशक को डायरेक्टिव इशू करने का पावर देता है। अभी भी हम लोग है को यूज करेंगे, क्योंकि अगर इस डायरेक्टिव को हटा दिया जाएगा तो अभी तक इस नियम को रिपील नहीं किया गया है, ओमिट नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग इस पर जो है वर्ड को ही टाइप करेंगे कि नियम 28 जो है वो डायरेक्टिव इशू करने का पावर देता है डीजी महोदय को। तो 26, 27 और 28 हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 29 में। 29 में है पावर ऑफ अदर सुपीरियर ऑफिसर टू इशू ऑर्डर। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। 29 में क्या है? आदेश जारी करने के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की शक्ति। इसमें क्या है, वहाँ डीजी महोदय जब खत्म हो गए, मतलब उनका पावर खत्म हुआ, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईजी महोदय। तो पीसीएससी जो अपने हेडक्वार्टर पर, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल और ऑन द जोनल रेलवे, द डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर एंड द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बटालियन में in conformity with the provision of the act, the rules, the directive and instruction of his superior officer issue general or special order to other superior officer and enrolled member of the force under their command। इसमें क्या है, डीजी महोदय के नीचे जो सुपीरियर ऑफिसर हो गए, मतलब डीजी महोदय को छोड़ के पीसीएससी,
DSCs और आपको कमांडिंग ऑफिसर आपका RPSF का, ये लोग अपने अंडर काम करने वाले लोगों के लिए भी डायरेक्टिव्स निकाल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इस नियम में यही कहा गया है। इसके बाद हम लोग आएंगे नियम 30, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रियल पावर जो है, जो मजिस्ट्रियल पावर मिलता है अपने अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, वो कहाँ से, किस नियम से डिराइव होता है, तो वो नियम 30 से डिराइव होता है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जहां भी है राइट डाउन कर लीजिए इसको। मजिस्ट्रियल पावर जो है नियम 30 में मजिस्ट्रियल पावर के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है ऑल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, सीनियर कमांडेंट एंड कमांडेंट ऑफ द फोर्स, irrespective of their designation by virtue of their posting, who have rendered service for a period of not less than 7 years as superior officer or combined service for a total period of not less than 7 years as officers holding equivalent rank in any police service and as superior officer shall exercise the power। इसमें क्या है, जो निर्देश देने की जो शक्तियां हैं वो पावर कौन कर सकता है, तो 3 रैंक यहाँ दिया है, AIG, सीनियर कमांडेंट एंड कमांडेंट ऑफ द फोर्स, ये जो है कहीं पर भी रहें, और जो लोग 7 साल तक सर्विस कर चुके हैं, रेंडर सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल से कम जिनका सर्विस नहीं है, जो भी, वो मजिस्ट्रियल पावर को यूज कर सकते हैं, उनके पास मजिस्ट्रियल पावर दिया गया है। तो बस सिंपल सा चीज यहीं पर मजिस्ट्रियल पावर के बारे में आपको जानना है। इसके बाद जो है नियम 31, 32 जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। हेडिंग जानना जरूरी है ताकि गलती से अगर सवाल पूछ ले तो आप उसे भूल ना जाएं, सही कर लें। नियम 31 में कहता है सुपीरियर ऑफिसर टू एक्सरसाइज ऑल दोज पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय देयर सबऑर्डिनेट्स। वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ अधिकारी गलत हो गया है, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उन सभी शक्तियों का प्रयोग किया जाना जिनका उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम 31 है। नियम 32 में है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एट द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल। अब जो है डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में भी क्या है, सुपीरियर ऑफिसर काम करते हैं, उनके अंदर IG, DIG काम करते हैं। तो पहले जब ये नियम बनाया गया था तो उसमें DIG का ही रोल था, लेकिन अभी जो है प्रैक्टिकली देखें तो DIG को हटा दिया गया है। तो DIG जो है बहुत कम, DIG अभी इनफोर्स में है, PCSCs को हटा दिया गया है, कहाँ से, DG महोदय के कार्यालय से। तो यहाँ नियम 32 वही कहता है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर एट द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल, मतलब डायरेक्टर जनरल के हेडक्वार्टर में जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनका क्या अधिकार होगा, उनके शक्ति और काम क्या होंगे। तो आपको बता दें, आप भी सुनते होंगे क्या, DIG RS, DIG DD डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये भी सुनते होंगे IG RPSF। ये जो वर्ड आप सुनते हैं ये रूल 32 के तहत ही इनको इम्पावर्ड किया गया है DG महोदय के ऑफिस में, कि DG महोदय अकेला तो सारा कार्य देखेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या करेंगे, वो अपने कार्य को चॉप डाउन करेंगे, मतलब काटेंगे, चॉपिंग मेथड करके वो थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। तो वो क्या है, 32 के 1 में कहता है कि DG महोदय के कार्यालय में एक CSC होंगे, जिन्हें कि अब PCSC कहेंगे। तो एक PCSC रैंक का अफसर होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जो कि फिलहाल अभी DIG रैंक के ऑफिसर देख रहे हैं। दूसरा 32 के 2 में ये कहता है कि एक प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी होगा, वो रेलवे सिक्योरिटी को देखेगा। एक क्या होगा, 32 के 3 में कहता है कि एक PCSC होगा जो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को देखेगा। और 32 का 4 में ये कहता है कि अदर सुपीरियर ऑफिसर एट द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल, मतलब इनके अलावा जो है कोई भी सुपीरियर ऑफिसर है, जैसे AIG हेडक्वार्टर, ठीक है, DIG RNT, इस तरीके का जो रैंक है वो सारी जो है कहाँ से निकलता है, उनका स्रोत जो है नियम 32 है। तो आप नियम 32 भी समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आप YY के साथ कमेंट करिए। वीर बहादुर सिंह का एक सवाल है कि किस नियम या अधिनियम के तहत किसी भी बल सदस्य से किसी भी मामले में लिखित में मांगा जाता है। ये सारी चीजें कहीं पर डिराइव नहीं होती हैं वीर बहादुर जी। बल हमेशा जो है एक डिसिप्लिन्ड मैनर में चलता है। जो बल को लिखित मांगा गया है उसका आगे जो है नियम आएगा, जब हम लोग डिसिप्लिन वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां पर आपको इन चीजों को
बताया जाएगा कि आपको किस तरह से युक्ति युक्त कार्य करने के लिए बाध्य हैं। नियम में बल सदस्य से लिख करके मांगा गया है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिसिप्लिन वाले पार्ट में देखेंगे। और कौन सा सवाल है? ये अखिलेश जी, आप रिडीम कोड नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो इसके बारे में मैं टेक्निकल उतना जान नहीं रहा हूँ। जो प्रोसेस था उसे मैंने आपको बता दिया है। बस आप किसी और से सलाह ले लीजिए, और अगर कोई अगल बगल है तो आप उनसे हेल्प लीजिए जो जुड़े हैं, अगर आपके अगल बगल जो भी है डिवीजन में। मुकेश जी, आप जुड़ गए हैं, वेरी गुड। सभी लोग यस यस कमेंट आ गया है, बहुत अच्छे। उमेश वर्मा यस। और किसी का कुछ कमेंट है? चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। लाइक बहुत कम है और लाइव में ज़्यादा लोग हैं, तो आप लोगों से फटाफट कह रहा हूँ कि आप लाइक करते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब आगे का नियम देखते हैं। नियम 33 पे चलेंगे अब हम लोग। नियम 33 में क्या है? पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर ऑफिसर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएसएफ के जो है अदर ऑफिसर्स हैं, उनका जो है शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आरपीएसएफ का जो है किस नियम के तहत दिया गया है। आरपीएसएफ पीछे के अध्याय में मैंने कवर किया है। आरपीएसएफ कहाँ पर जो है डिफाइन किया हुआ है इस नियम में। चलिए, तो नियम 34 को देख लेते हैं। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर ऑफिसर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें क्या है? रेल संरक्षण विशेष बल, रेल सुरक्षा विशेष बल के अन्य अधिकारियों की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे हम लोग नियम 35 में। वेरी गुड राधे श्याम, बहुत अच्छा। हनुमान जी, आप जुड़ गए हैं, वेरी गुड। सात सात सात, सभी लोग सही दे रहे हैं जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। किसी का कुछ कमेंट आया है? सर, मैं देवेंद्र कुमार भुसावल से रिक्वेस्ट करता हूं सर, क्लास का डेली टाइम बताइए। बहुत अच्छा डिटेल सीखते हैं सर आपसे, थैंक यू। कुंभकार जी, जब भी क्लास होता है, क्लास के 5-6 घंटे पहले मैं नोटिफिकेशन दे देता हूं, मैसेज भी कर देता हूं। आप उस मैसेज को ज़रूर देख लिया करिए। चैनल पर आकर के आप जो है कम्युनिटी वाले टैब में आपको वो मिल जाएगा। कुछ और सवाल है? चलिए, वेरी गुड। उमेश वर्मा, रूल 7 में आरपीएसएफ है, बहुत सुंदर, सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, अब आगे के इसमें देखते हैं, आगे के बारे में देखते हैं। आगे नियम जो है, नियम 35 जो है पीसीएससी के किसके बारे में है? पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नियम 35 बताता है। और नियम 36 जो है वो मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मतलब सीएससी या डिप्टी सीएससी की शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। सिंपल हेडिंग आपको इसमें याद रखना है, जहां डिटेल है वहां थोड़ा बहुत मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। यहाँ से जो सवाल बनने हैं, लास्ट स्लाइड में मैंने जो है उसको कंक्लूड कर दिया है, ताकि आप उस स्लाइड को देख करके या उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आप आसानी से इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। तो नियम 36 में जो है हम लोगों ने देखा क्या? मुख्य सुरक्षा आयुक्त या उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम लोग आएंगे नियम 37 और 38 में। नियम 37 में क्या है? पीसीएससी के ऑफिस में एक स्टाफ ऑफिसर काम करता है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कि एएससी रैंक का होता है, जिन्हें कि पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं पीसीएससी का। उनकी क्या शक्तियां हैं, वो क्या क्या काम करते हैं? तो वही बात है, स्टाफ ऑफिसर का काम क्या होता है? सीएससी को हर तरह के कार्य से अवगत कराना कि सर ये फाइल आया है, इस तरीके से काम है, ये सारी चीजें हैं। तो जनरल सी चीजें इसमें दी गई हैं, किस किस प्रकार का, किसी का ग्रीवांसेज है, किसी को पुटअप करना है,
तो ये सारी पावर, शक्तियां और उत्तरदायित्व जो है स्टाफ ऑफिसर को दिया गया है। और जो नियम 38 है उसमें पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर सुपीरियर ऑफिसर पोस्टेड इन सिक्योरिटी कमिश्नरेट, जिस तरह से जो है डीजी महोदय के ऑफिस में जो सुपीरियर ऑफिसर पोस्टेड थे उनकी पावर और शक्तियां हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है नियम 38 भी जो है पीसीएससी के ऑफिस में डिप्लॉयड जो भी सुपीरियर ऑफिसर हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, शक्ति और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। आगे चलते हैं नियम 39 और 40। नियम 39 जो है वो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। पीसीएससी के बाद डिवीजन पर हेड होते हैं डीएससी, तो डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर के बारे में बताएगा, उनका क्या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवीजन को कैसे वो चलाएंगे, किन किन चीज़ों का, किन किन शक्तियों का वो पालन करेंगे, उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ किन उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन करते हैं। इसके बाद नियम 40 में क्या है, अब जिस तरह से पीसीएससी के ऑफिस में कुछ ऑफिसर थे सुपीरियर, उसी तरीके से मंडल अधिकारी के अंदर भी होंगे। तो वही नियम 40 कहता है कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द डिवीजन, कि मंडल में जो है वरिष्ठ और अधीनस्थ अधिकारी की क्या शक्ति और उत्तरदायित्व होंगे, उसके बारे में नियम 40 बताता है। चलिए देखते हैं अब नियम 41 के बारे में। इसमें क्या है, जो काम आप कर रहे हैं इसमें क्या है, हम हायरार्की में आए। सबसे पहले हम लोगों ने डीजी महोदय को देखा, डीजी महोदय के कार्य के बाद हम लोगों ने किसका देखा कि डीजी महोदय के ऑफिस में जो सुपीरियर ऑफिसर है उनके बारे में देखा। फिर हम लोग उठ करके आए जोनल लेवल पर, तो पीसीएससी क्या कर रहे हैं उसके बारे में देखा। पीसीएससी के ऑफिस में जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनके बारे में देखा। फिर स्टाफ ऑफिसर जो है उनके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने डीएससी लेवल पे आए। डीएससी लेवल पर जो सुपीरियर ऑफिसर है डिविजनल लेवल पर उनका क्या कार्य है। सबसे लास्ट में आता है जो वर्किंग फोर्स मेंबर है, जिसको कहते हैं इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, मतलब कि एंसिलरी स्टाफ से लेके आईपीएफ तक जो है उनके क्या पावर और फंक्शन है, मतलब अभ्यावेशित बल सदस्य की साधारण शक्तियां और कृत्य के बारे में जो है नियम 41 बताता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल पावर एंड फंक्शन ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स के बारे में। तो आप सीधी सीधी बात जानते हैं कि बल में जो है जहां पर आपको डिप्लॉयड किया गया है आप वहां कार्य करेंगे, वहां की सुरक्षा करेंगे, रेल संपत्ति की रक्षा करेंगे, रेलवे सिक्योरिटी करेंगे, यात्री की सुरक्षा करेंगे, या रेल परिसर की सुरक्षा करेंगे, रेलवे यार्ड की सुरक्षा करेंगे। इन सारी तरीकों का जो डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ जॉब है अपना, उन सब चीजों के बारे में जो है नियम 41 बताता है। तो नियम 41 क्लियर हो गया होगा। नियम 42 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नियम 42 जो है इसमें क्या है, रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स। कहाँ कहाँ पर जो है बल सदस्यों का जो है क्या होगा, उनका अभियोजन, मतलब उनको डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि इस अध्याय में कुछ भी होने के बावजूद फोर्स के किसी भी सदस्य को कानून और व्यवस्था से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय इस अध्याय के, कौन सा अध्याय, अध्याय आपको 16 जो है उसमें जो वर्णन है उसके अलावा कहीं पर भी आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जैसे कि जब लोक प्रशांति में आपको बुलाया जाता है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में, तो उन चीज़ों को छोड़ करके बाकी किसी भी समय जो है आपको क्या किया जाएगा, कानून व्यवस्था में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। साथ ही साथ ये कह दिया गया है कि रेल संपत्ति की सुरक्षा और पुलिस या मजिस्ट्रेट के आने में देरी के खिलाफ भीड़ की हिंसा का मुकाबला करने के लिए बल को तैनात किया जा सकता है। मतलब एक एक्सेप्शनल दिया है कि अब मजिस्ट्रेट नहीं आ पा रहे हैं और पुलिस भी नहीं आ पा रही है, और आदमी जो है तोड़ किए जा रहा है कि अब रेल का जो है नुकसान होने वाला है, मतलब सबोटेज करने वाले हैं, आगजनी करने वाले हैं, या किसी प्रकार की अनहोनी घटना करने वाले हैं, जो है अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई और वो हिंसा पर उतारू हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में यहाँ छूट दी गई है और आपको जो है तैनात किया जा सकता है। फिर जो है 42 का क्लॉज 2 है, इसमें क्या है, 41 के क्लॉज 2 के 10 का पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर रेल संपत्ति का संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हड़ताल और तालाबंदी के दौरान पर्याप्त इंतजाम और निष्ठावान कर्मचारियों के संरक्षण और स्थानीय पुलिस की सहायता से अन्यथा विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपबंध कर सकेगा। सीधा सा बात है, रेल संपत्ति पर किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है, उस नुकसान को बचाना हमारा कर्तव्य है, तो उस समय आपको डिप्लॉयड किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आए 42 के 3 में,
यहाँ लिखा है कि आपको एक्सेप्ट अगर रीजन नहीं है, बिना रिकॉर्डेड रीजन के, राइटिंग रीजन के, कहाँ पर जो है नो फोर्स मेंबर शैल बी डिप्लॉयड इन रेलवे कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी में डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा किसी भी फोर्स मेंबर को। फॉर किस लिए? फॉर राउंडिंग अप एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रे कैटल, मतलब कि आवारा पशु फेरी लगाकर बेचने वाले व्यक्तियों, भिखारियों, असामाजिक तत्वों को पकड़ने और ऐसे ही अन्य कर्तव्यों के लिए। रेलवे सहकारी समिति द्वारा नियंत्रित वस्तुओं की बिक्री में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, भीड़ को विनियमित करने के लिए, यातायात कर्तव्यों का पालन करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने और वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए। मतलब कि ये सारी चीजों में आपको डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा, तब तक किया जा सकता है जब एक रीजन होगा, रिकॉर्डेड राइटिंग में उस रीजन को लिखा जाएगा कि यहाँ पर अगर रेलवे कॉलोनी में मेला लग रहा है तो रेलवे कॉलोनी में जो है नुकसान हो सकता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि पानी टंकी हुआ, पावर स्टेशन हुए, रेलवे क्वार्टर हुए, रेलवे का जो अपना पार्क हुआ, इन सब चीज़ों को नुकसान हो सकता है। तो जो राइटिंग रिकॉर्डेड है उस रिकॉर्डेड रीजन के बाद ही आपको वहाँ डिप्लॉयड किया जाएगा, और वस्तुतः किया भी जाता है। सिर्फ यहाँ लिखा गया है नियम कि वहाँ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड रीजन के साथ आपको वहाँ किया जाता है डिप्लॉय। इसके बाद जो है आपको पथकर वसूलने के लिए जो है नहीं डिप्लॉय किया जाएगा। रेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय, महाविद्यालय की रक्षा के लिए भी नहीं, और रेल कॉलोनियों में अभिनियोजित नहीं किया जाएगा, मतलब रेल कॉलोनी में आपको डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो है आपको इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि बल के जो उप केंद्र हैं, पंप हाउस हैं, इस जगहों पर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, इसकी रक्षा करने के लिए आपको रेलवे कॉलोनी में जो है डिप्लॉयड किया जाएगा। बाकी चीजों में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, कारण, रीजनेबल कॉज लिखना पड़ेगा राइटिंग में, तब जाकर के आपको डिप्लॉय किया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कोई कॉज नहीं, जो अगर कोई पावर स्टेशन है, पंप हाउस है, उन जगहों पर जो है डिप्लॉयड किया जाएगा। अब जैसे पंप हाउस में डिप्लॉयमेंट का कारण क्या है कि कोई असामाजिक तत्व आया और अगर पंप हाउस में ही मान लीजिए कि एक पुड़िया जहर डाल के चला गया, तो आप समझ सकते हैं जो पावर, जो हम लोग पानी सप्लाई करेंगे क्वार्टर्स में, कितना भयावह स्थिति होगी, उसके बाद क्या होगा। तो इन सब चीज़ों में इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई जाती है ताकि उन सब चीज़ों की सुरक्षा की जा सके। महज यह एक उदाहरण था, संयोग हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर समझने के लिए मैंने आपको यह उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि पानी टंकी वाला। तो ये हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस के बारे में देखा। और क्या कुछ है इसके बाद जो कहता है कि 42 के 4 जो है कि रेलवे स्टेशन पर या रेलवे परिसर में अतिक्रमण और अनाधिकृत कब्जों को हटाने में मदद करने के लिए फोर्स को बुलाया जाता है। तो उसमें भी जो कुछ प्रतिबंध हैं, उस प्रतिबंधों के अलावा जो है आप वहाँ पर क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब इसमें क्या है, कहता है कि रेलवे क्वार्टर या रेल भवनों से ट्रेड यूनियन रेलवे कर्मचारी को बाहर निकालने में मदद करने के लिए फोर्स नहीं बुलाया जाएगा, ना ही रेलवे क्वार्टर, रेलवे स्टेशन, रेलवे भवन या रेल परिसर से किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसी को निकालने में मदद करने के लिए फोर्स को बुलाया जाएगा। मतलब इन चीजों के लिए जो है फोर्स को डिप्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ जो है अगर आवश्यकता पड़ता है तो इनक्रोचमेंट को और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशंस के लिए जो है आपको बुलाया जा सकता है, मतलब थोड़ा रेस्ट्रिक्शन के साथ। आते हैं 42 के 5 में, कहता है कि किसी भी रेल सेवक पर बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या किसी भी कर्मचारी के चरित्र को सत्यापित करने के लिए सेना के, मतलब बल के किसी भी सदस्य को तैनात नहीं किया जाएगा। अब कोई बर्खास्त हो गया है लेकिन वो क्या है, वो हट नहीं रहा, या कोई रेल कर्मचारी है वो छोड़ नहीं रहा है, तो भाई वो भी रेल का कर्मी है, उस पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको वहाँ डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा। उसको हटाने के लिए सिविल फोर्स आएगी, जो सिविल पुलिस है वो आएगी, वो अपना काम करेगी, आपको डिप्लॉयड नहीं किया जाएगा। No member of the force shall be called upon to remove any poster which seems objectionable to the railway administration, but if any other railway servant is commissioned to remove such poster, the force shall provide protection to him। मतलब कि अगर अब रेलवे क्या है, एक कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, सीधा सा बात है, तरह तरह के पोस्टर्स को यूज करती है, वो विज्ञापनों का उपयोग किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि आरपीएफ के बल सदस्य को भाई ये विज्ञापन ठीक नहीं है, इसको हटा दो, नहीं, इसके लिए आप डिप्लॉयड नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर कोई रेल कर्मचारी उसको हटाने के लिए, उस चीजों को हटाने के लिए डिप्लॉयड हुआ है और वहां पर आप उसको असिस्टेंस के लिए रहेंगे, आप मतलब क्या है, असिस्ट करते रहेंगे,
और अगर उसको उस काम में किसी प्रकार की बाधा ना हो। आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कल के दिन ऑफिसर बनेंगे, एक थंब रूल देता हूं मैं, आरपीएफ में यूज करिएगा। किसी भी समय आपको इस पावर को अगर आप यूज करते हैं, इस कॉमन सेंस को यूज करते हैं, आप अपनी नौकरी को बहुत अच्छे से करेंगे। क्या चीज है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज एन असिस्टिंग एजेंसी ऑफ रेलवे। सबसे पहला चीज आप जान लीजिए, आरपीएफ जो है रेल की एक सहायक सिक्योरिटी एजेंसी है, असिस्टिंग सिक्योरिटी एजेंसी है, लेकिन वह ऑथेंटिक और पावर में तब आ जाती है जब उसको किसी प्रकार का मेमो मिल जाता है, जैसे एसीपी का मेमो, तो उसके बाद आप एक पावर हो जाता है आपके पास, आप पूरी तरीके से अपना यूज कर सकते हैं उपयोग शक्तियों का। अगर आपको किसी भी प्रकार का, जैसे आपको थेफ्ट मेमो मिल गया, थेफ्ट मेमो के बाद क्या हो गया, जैसे ही आपको मेमो मिला, यू आर एम्पावर्ड, यू आर एलिजिबल टू यूज ऑल टाइप ऑफ methods, all type of act, all type of powers and responsibilities उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि आरपीएफ इज एन असिस्टिंग एजेंसी ऑफ रेलवेज, आइदर तब तक जब तक कि उसे कोई किसी प्रकार का जो है मेमो ना मिल जाए किसी भी संबंध में। तो आप इस मेमो जैसे मिले उसके बाद आप पूरा काम अपने शक्ति से कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा नियम 42 के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप जो है फटाफट लाइक कर दीजिए और यस यस कमेंट कर दीजिए। आजाद सोलंकी सर, मेरा भी फाइनल एग्जाम होने वाला है। वेरी गुड आजाद, बहुत अच्छे। जे लखनऊ में है आप, बाकी लोगों को भी आप चैनल के बारे में बताइए ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सके इससे। बहुत अच्छे सर। 36 में डीआईजी का और डिप्टी सीएससी का प्लीज एक्सप्लेन। उमेश वर्मा, ये जो है 36 में जो है डिप्टी सीएससी और सीएससी के बारे में बताया गया है वहां पर। वाई वाई टाइप करिए फटाफट। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, थैंक यू। कुछ कमेंट आया है? वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।